नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूपी टेट 2019 के गणित के सभी प्रश्नों का हल, यानी संपूर्ण हल हम लगा के करेंगे सभी प्रश्नों के बारे में। तो हमारे पास है बुकलेट सी, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बुकलेट सी के 30 क्वेश्चन जो यूपी टेट 2019 में आए थे, सभी प्रश्नों को हम लगाएंगे। तो बुकलेट में जो पहला प्रश्न गणित का था वो 91 था। तो आइए हम देखते हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न है। 91, 92, 93, 94 और इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें तो आइए शुरुआत करते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस किसे कहते हैं? पाइथागोरस के लिए एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए और उसमें लंब, आधार और कर्ण होना चाहिए। इसी को त्रिक कहते हैं। तो यही पूछा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कर्ण का जो वर्ग होना चाहिए लंब और आधार के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 8, 9, 10 को अगर हम रखते हैं और 2 को वर्ग करते हैं तो वो तीसरे के बराबर नहीं आता। ऐसे ही 8, 64, 512 का रखते हैं तो नहीं आता। लेकिन 6, 8, 10 को, जैसे अगर हम 6 का वर्ग करें और हम अगर 8 का वर्ग करें तो ये 10 के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, जैसे ये देखिए 36 हो गया और ये क्या आ गया 64 हो गया, तो ये 100 हो गया। तो ये पाइथागोरस त्रिक है, क्योंकि ये जो है 6 का और 8 का वर्ग 10 के बराबर आ गया। इसी तरीके से जब हम इसको करते हैं, यानी 8 का वर्ग लेते हैं और 15 का वर्ग लेते हैं, तो ये 17 के वर्ग के बराबर आता है। जैसे ये 289 और ये 64 और प्लस 225 को जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि ये दो जो हैं ये पाइथागोरस त्रिक हैं। इन दोनों में ही क्या लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन प्रश्न में कहा है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो ऑप्शन 3 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन सबसे छोटी संख्या 8 किसमें है? इसमें तो सबसे छोटी संख्या 6 है, तो ये तो होगा नहीं। तो सबसे छोटी संख्या 8 इसमें है, इस नाते ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका सही जवाब है कि 8, 15, 17 में पाइथागोरस त्रिक में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 8 होगी। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। z का मान बताएं यदि संख्या 417 z 8 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता के लिए आप विभाज्यता का मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है उसका बहुत आसान है कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर वो 9 से कट जाए तो वो विभाजित 9 से हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिया है सारे ऑप्शन, ये z के जगह पे बारी बारी रख दीजिए और सबको जोड़ लीजिए और 9 से अगर कट जाता है तो वो 9 से विभाज्य है। तो जैसे 417 और z हमने रख दिया और फिर ये क्या बचा 8। अब इसको हम जोड़ दें, इन सबको जोड़ दें, तो 4 + 1 + 7 + 7 + 8। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 4, 1, 5, 7, 12, 7, 19, 8, 27। अब देखिए ये जो 27 को 9 ने काट दिया, तो यही है विभाज्यता का नियम। इसका मतलब z के जगह क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 7 क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, ये 93 क्वेश्चन नंबर है, लेकिन हम 94 को देख लेते हैं पहले, इस प्रश्न को, फिर हम 93 को लगाते हैं। तो 94 क्या है, जरा इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए पूछा है कि x क्या होगा। 94 क्वेश्चन में कहा है x क्या होगा और इसके ऑप्शन है 1 5 है, 2 जो है 6 है, 3 जो है 0 है और 4 जो है 1 है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आप देखिए ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 2 के सामने 8 लिखा है, तो 2 के सामने 8 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से 3 के सामने 27 लिखा है, तो 3 को 3 बार गुणा करिए, यानी 3 का क्यूब हो गया, 3 3 9 तो 127। 4 का क्यूब यानी 4 को 3 बार गुणा कर दिए, 4 चौके 16 चौके 64। उसी तरीके से 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 का क्यूब 1 को 3 बार गुणा करिए तो 1 ही रहेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको देखना था इस संख्या का ये क्यूब है, इसका ये क्यूब है, इसका ये क्यूब है, तो इसका क्यूब भी 1 ही होगा। तो 94 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 93 हम देख लेते हैं। यदि 2160 2 पे a × 2 पे b × 5 पे c हो तो इतने का मान क्या होगा। तो आइए लगाते हैं। इसको लगाने के पहले इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो ये जो नंबर है इसका आप एलसीएम निकाल लो। तो 2160 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं तो ये 1080 हो गया, फिर 2 हम लेते हैं तो ये 540 हो गया, फिर हम 2 लेते हैं तो ये 270 हो गया, फिर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 135।
फिर हम 3 लेते हैं, अब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 लेंगे, 3 लेने पे ये क्या हो गया 45, फिर हम 3 लेंगे तो ये क्या हो गया 15, फिर हम 3 लेंगे तो ये हो गया 5, फिर हम 5 लेंगे तो 5 कम 5। तो अब कुछ करना नहीं है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको देखिए, यहाँ लिखिए 2160 इक्वल टू 2 पर ए इंटू 3 पर बी इंटू 5 पर सी, ऐसे आपने लिख दिया। ये तो प्रश्न ही था। अब एलसीएम जो हमने निकाला उसमें क्या करना है, उसमें आप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो आप यहां लिख लीजिए 2 पे 4 लिखिए। अब 3 देखिए कितनी बार है, 1 2 3, तो गुणे 3 पे क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। अब यहां देखिए 5 कितनी बार है, तो 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, तो 5 पे क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए इस चीज को इससे तुलना करिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आधार यानी ये भी 2 ये भी 2, अगर आधार एक ही होता है तो घात बराबर हो जाता है, तो ये भी 2 ये भी 2, तो यहाँ a बराबर आ गया 4, a बराबर आ गया 4। इसी तरीके से देखिए ये भी आधार बराबर, यानी b बराबर क्या हो गया 3। इसी तरीके से c बराबर क्या हो गया 1। तो अगर a b c का हमको मान मिल गया तो पूछ रहा है कि 3 पे a और 2 पे माइनस b इंटू 5 पे माइनस c क्या होगा। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग लगाएंगे, बहुत सरल है। यहां लिखते हैं 3 पर a इंटू 2 पे माइनस b इंटू 5 पे माइनस c। अब क्या करते हैं, ये जो एबीसी का मान आया इसको रख देते हैं, तो 3 पे कितना आया 4। देखिए 3 पे a था तो a की जगह पे हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और 2 पे माइनस b है तो माइनस क्या लिख दिया हमने, b का मान 3 रख दिया, और 5 पे माइनस c है तो 5 पे माइनस 1 कर दिया। अब देखिए क्या होता है, 3 पे 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा करिए तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो गया। अच्छा, कोई भी संख्या पे अगर माइनस की पावर हो तो उसको अपॉन में लेते जाइए तो वो प्लस हो जाता है। यानी जैसे 2 पे माइनस 3 था और अपॉन बाई के नीचे लिख दिए तो ये 2 पे माइनस 3 की जगह पे 2 पे प्लस 3 हो गया। ये भी माइनस है तो इसको भी नीचे ले जाइए तो 5 पे 1 हो गया। तो ये देखिए ऊपर 81 है, और 2 पे 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 एक बार है तो 5, और अब देखिए ये 81 है और 8 पचे क्या हो गया 40। तो इस तरीके से इसका आंसर 81/40 आया, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया सही। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आयत चित्र द्वारा, और इसी का उल्टा है से कम संचयी बारंबारता द्वारा। तो इसमें पहला ही आंसर सही है, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। बहुत जल्दी मैं सांख्यिकी के लाऊंगा वीडियो, उसमें इन सब चीजों को समझाऊंगा। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। जैसे देखिए इस प्रश्न को करने के लिए सबसे देखिए कि पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो प्रतिशत कमी का एक सूत्र होता है, प्रतिशत कमी का सूत्र आप ध्यान दीजिए क्या होता है, ये होता है 100 गुणे वृद्धि। देखिए उल्टा होता है, ऊपर क्या करिए, अगर कमी है तो 100 गुणे वृद्धि कर दीजिए, कमी है तो वृद्धि, वृद्धि है तो कमी कर दीजिएगा, और नीचे इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए 100 प्लस वृद्धि, ये सूत्र है, और इसी सूत्र पे ये प्रश्न बहुत आराम से हो जाएगा। तो अब देखिए इस क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि, तो ये जो 60% की वृद्धि है तो वृद्धि की जगह 60 रख दीजिए, तो क्या हो गया 100 गुणे 60, और 100 प्लस क्या हो गया 60। तो ये अगर हम जोड़ते हैं तो 100 गुणे क्या हो गया 60 हो गया, और ये 160 हो गया, ये कट गया। इसको जब आप सिंपल करेंगे तो 37.5, और ये आंसर हमेशा प्रतिशत में आएगा। तो इसको आप सिंपल कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 37.5% इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को देखते हैं 97 को। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताएं। तो देखिए घन क्या होता है, घन की ये आकृति होती है, जैसे आपका एक कमरा होता है, जैसे आपका बरामदा होता है, जैसे हॉल होता है, तो ये घन की एक आकृति होती है। घन का आयतन हम लोग सब लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और घन की सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है बराबर होता है। तो अगर घन की भुजा ए हो, मतलब ए ही लंबाई हो, ए ही चौड़ाई हो, ए ही ऊंचाई हो, तो घन का आयतन क्या हो गया ए क्यूब। या आप सबको पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब
तो भुजा ही ए मान लिए, तो ए क्यूब हो गया। अब ये जो आयतन है, कह रहा है ये जो आयतन है उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो घन में कितनी भुजाएं हैं, तो देख लीजिए। फ्रंट पहले देखिए 1 2 3 4, और इसके पीछे देखिए 5 6 7 8, किनारों को देखिए 9 10 11 12, यानी इसमें 12 भुजा है। और एक भुजा को हमने क्या माना है, ए माना है, तो क्या हो गया 12 ए हो गया। और कह रहा है कि जो घन का आयतन है वो भुजा के योग के बराबर है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो गया 12a। अब यहाँ एक ए ने एक को काट दिया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 था यहाँ 1 था, तो 3 में से 1 निकल गया तो 2 हुआ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। अब पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। ये सूत्र है 6a² होता है, और a स्क्वायर का मान कितना आया 12, तो 6 गुणे 12 यानी 12 छक 72, और आंसर किसमें लाना था वर्ग इकाई में, तो वर्ग इकाई आएगा। लेकिन ऑप्शन में कौन सा सही हो गया 72 वाला। देखते हैं 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, तो देखिए इसमें करना क्या, बहुत आसान इसका एक सूत्र होता है। देखिए वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष 10% और 15% बढ़कर, तो आपको कुछ नहीं करना है। 100 होता है, 100 मान ले, 100 में 10 बढ़ा दें तो 110, तो यहाँ क्या कर दें 110/100 कर दें। जब भी बढ़ने को कहेगा तो बढ़ा दीजिएगा, घटने को कहेगा घटा दीजिएगा, 100 में जोड़ दीजिएगा, 100 में घटा दीजिएगा। तो 10 है तो 100 में जोड़े तो 110/100 कर दीजिएगा, और फिर 100 में 15 जोड़े तो 115/100 कर दीजिएगा। अगर कम होगा तो कम कर दीजिएगा, तो 110/100 गुणे 15 जोड़ दिए 100 में, तो 115 क्या हो गया 100। और ये यहाँ x लिख दीजिए, यही निकालना है कितना वेतन होगा। और पहले इसका वेतन कितना था 1,26,500, तो कुछ नहीं करना है, बढ़ा वाला यहाँ कर देंगे और जितना निकालना यहाँ कर देंगे और जितना दिया यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से एक सूत्र होता है बहुत सिंपली। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे x और सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये है 1,26,500, 1,26,500। नीचे दोनों 100 हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएंगे, तो 100 गुणे क्या हो गया 100, और ये जो दोनों हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएंगे, तो 110 गुणे 115 हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ₹1,00,000। तो ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया सही हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को देख लेंगे कई बार, जब तक वीडियो नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, तो इसमें से कई बार रिवीजन जब करते रहेंगे तो समझ में आता चला जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए मासा लासा में एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का मासा गुणे दोनों का लासा। तो ये सूत्र अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो देखिए दो संख्याओं का मासा क्या है 6, तो दोनों का मासा क्या है 6, तो मासा के जहां 6 लिख दीजिए। लासा कितना है 432 लिख दीजिए, दोनों का 432 है। यदि एक संख्या 48 हो तो पहली संख्या को क्या मान लेते हैं 48, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या मान लीजिए यहाँ सेकंड ही हम लेके चलते हैं। अब क्या करना है, सिंपल करना है। तो ये क्या हो गया 6 गुणे 432, और तिर्यक गुणा से इसको क्या कर लेंगे नीचे कर लेंगे, और 48 से जब इसको भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 छक कितना हो गया 54 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या होगी 54 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अगले सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा कैलेंडर का मेरा वीडियो भी है, उसको भी आप देख लीजिए। तो आइए देखते हैं, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। प्रश्न बहुत अच्छा है। यहां लिखते हैं शुक्रवार और समझते हैं क्या है। देखिए शुक्रवार है और कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, तो मान लेते हैं पहला शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार। तो किसी महीने का तीसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ रहा है 16 तारीख को। तो अगर 16 तारीख को तीसरा पड़ रहा है तो दूसरा कब पड़ेगा 7 घटा दीजिए, क्योंकि 7 दिन बाद आता है, तो 7 घटाएंगे क्या हो गया 9। फिर पहला कब पड़ेगा 7 और घटा दीजिए 2, यानी किसी महीने में अगर 16वीं तारीख
को तीसरा शुक्रवार पड़ता है तो पहला कब पड़ेगा 2। तो उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि महीने का चौथा मंगलवार कब पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं मंगलवार। मंगलवार में क्या पूछ रहा है, चौथा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और हमसे क्या पूछ रहा है, चौथा। तो अब ये देखिए, अब पहले से आपको कंपेयर करना है, बहुत ध्यान देना, पहले से करना है। पहला शुक्रवार अगर 2 तारीख को है तो पहला मंगलवार कब होगा। 2 के पहले तो क्या 1 आएगा, तो बृहस्पति होगा, तो मंगल तो पढ़ नहीं पाएगा, इस नाते आगे जाना पड़ेगा। तो शुक्र के कितने दिन बाद मंगल आता है, शनि, रवि, सोम, मंगल, यानी 4 दिन बाद। तो पहला अगर शुक्रवार 2 तारीख को है तो पहला मंगलवार 2 में 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि शनि, रवि, सोम, मंगल चौथे दिन पड़ेगा। तो 2, 4, 6। अब पहला मंगलवार अगर 6 को पड़ा तो 7, 7 जोड़ते चले जाइए। तो अगला कब पड़ेगा, तो 6, 7 क्या हो गया 13, 13, 7 क्या हो गया 20, 20, 7 क्या हो गया 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 27 सही हो गया। तो इस तरीके से देखिए कितने आसानी। 101 प्रश्न को देखते हैं। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत होता क्या है, आइए देखते हैं आयत क्या है। आयत में देखिए ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। और इसमें ये रेखा खींच देते हैं तो इसी को विकर्ण या क्या कहते हैं, कर कहते हैं। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज भी बनाता है, क्यों इसके चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई को हम समकोण त्रिभुज का आधार मान लें और इसकी चौड़ाई को हम लंब मान लें और विकर्ण को क्या मान लें, कर्ण मान लें। तो विकर्ण क्या दिया 17 और ये इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो विकर्ण कितना दिया 17, तो 17 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और चौड़ाई यानी लंब को हम अगर ए मान लें तो ये ए स्क्वायर और इसको अगर हम बी मान लें तो ये हो गया बी स्क्वायर। इसको हम सीधा लिख दें तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। 17 का अगर वर्ग करें तो 289 हो गया। दूसरी चीज कह रहा है कि आयत का जो परिमाप है 46 मीटर है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है यानी 46 बराबर, परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2, अब लंबाई को हम अगर ए माने और फिर चौड़ाई को क्या मान ले, बी मान ले, तो इस तरीके से एक सूत्र बन गया। तो परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई हो गया। तो 2 से हमने इसको काट दिया तो क्या हो गया 23 हो गया। यानी a प्लस बी बराबर क्या हो गया 23 हो गया। और ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 289 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि खेत आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब a गुणे बी, a गुणे बी आपको निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस बी का मान यहाँ क्या है 23 है, तो ये 23 के स्क्वायर हो गया। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 289 है, तो ये 289 हो गया। प्लस ये क्या हो गया 2ab हो गया। तो ये अगर हम वर्क करें तो ये 529 है और ये इधर आ गया तो 289 हो गया, बराबर क्या आ गया 2ab हो गया। और इसको जब हम घटाते हैं तो ये हो जाता है 240 बराबर 2ab। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 120 हो जाता है ab। तो ab क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई था। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही ab है, तो आयत का क्षेत्रफल 120 और क्या है मीटर में है तो 120 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। 2 पे -1 पे -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, कभी भी किसी संख्या पे -1 -1 -1 इस तरीके से अगर लिखे तो आप काउंट कर लीजिए। अगर इनकी संख्या सम में है, सम मतलब 2, 4, 6 है तो वही रहेगा। लेकिन अगर इनकी संख्या जैसे यहाँ 1, 2 और एक बार और माइनस लिख देता, विषम में होता तो 1/, के रूप में हो जाता, यानी 1/2 हो जाता, उल्टा हो जाता। लेकिन यहाँ पे सम है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर इसकी घात -1 सम रूप में है तो वो वही रहेगी, और अगर विषम रूप में है जैसे 1, 2 एक और होता तो वो 1/2 हो जाता। लेकिन फिलहाल सम है तो 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। अब प्रश्न ये है कि इसके सरलीकरण से प्राप्त, तो इसके सरलीकरण से क्या प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ। अब बताइए 2 क्या है इसमें से, तो 2 अभाज्य संख्या है। हाँ 2 तो पहली अभाज्य संख्या होती है, 2 पहली अभाज्य संख्या है। 2 क्या सम संख्या है, हाँ 2 सम संख्या भी होती है। 2 क्या गुणक है, बिल्कुल 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 का पहाड़ा है कि नहीं, तो वो भी है। क्या 2 विषम संख्या है, तो नहीं है। इसका मतलब ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न क्या हो गया, हमने कर लिया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा
कि हमारा वीडियो भी बना है भाज्य और अभाज्य का। तो पहले इसको देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य क्या होता है। तो भाज्य आपको मेरा वीडियो जाके देख लीजिए क्या होता है। भाज्य 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, ऐसे आगे भी 14, आगे भी ऐसे रहेगा। और अभाज्य क्या होता है 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13, ऐसे आगे भी होगा। तो अगर आपको भाज्य अभाज्य पता है तो आप इस प्रश्न को कर लोगे। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो देखिए, भाज्य विषम होती है कि नहीं होती है। हाँ, होती है। इसका मतलब एक भाज्य संख्या विषम होती है, यानी ये सही है। ठीक है। अगला है कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। देखिए, पहली ही संख्या सम है, यानी ये गलत कह रहा है। ये इसका मतलब हो गया कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है ना, लेकिन होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है। अब देखिए, दो अभाज्य संख्या अगर हम इसमें ले लें, जैसे ये 5 ले लें और ये क्या ले लें 7 ले लें, और इन दोनों को जोड़ दे तो क्या हो गया 12। तो कह रहा है दो अभाज्य संख्या को जोड़ने पर भी अभाज्य हमेशा आएगा, नहीं आएगा। देखिए 5, 7 अभाज्य था और जोड़ने पे क्या आया 12, और 12 क्या आ गया भाज्य आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 1 है, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। 104 प्रश्न को देखते हैं। एक बहुभुज के अंत व बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए, बहुभुज के किसे कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, यही सब बहुभुज हैं। 2 से ज्यादा भुज मतलब बहुभुज होता है। तो पहले देखिए, इसके अंतः बाह्य कोण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में इस तरीके से ये जो त्रिभुज के अंदर बनता है इसको अंतः कोण कहते हैं। ये देखिए त्रिभुज के अंदर है, इसको अंतः कोण कहते हैं। मान लीजिए हमने अंतः कोण को x मान लिया, और ये जो बाहर की ओर है y अगर हम मान लें तो इसको हम बाह्य कोण कहेंगे। बाहर वाले को बाह्य कोण कहेंगे, अंदर वाले को अंतः कोण कहेंगे। तो एक बहुभुज के अंतः बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। ठीक है। तो इसका मतलब अंतः अगर x है और ये y क्या है y है, तो x और y का अंतर मतलब घटाना कितना है 60 डिग्री है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको और इसको अंतः बाह्य किसी भी त्रिभुज में या किसी भी बहुभुज में जब भी हम अंतः बाह्य को जोड़ते हैं तो वो हमेशा 180 होता है, यानी कि इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, और अंतर कितना दिया है 60 दिया है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अभी उसकी बात बाद में थोड़ा करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये माइनस किए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, और ये प्लस वाई, ये भी प्लस वाई, तो ये हो गया 2y। 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री हो गया। 2 ने 120 को काटा तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। y का मतलब क्या है, बाह्य कोण। अब पूछ रहा बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होती है, यही पूछ रहा है। तो इसका सूत्र है 360 डिग्री बटे ये बाह्य कोण। y को हमने क्या माना था, बाह्य कोण, तो ये होता बाह्य कोण। ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। बाह्य कोण जिसे हमने क्या माना है y, और y कितना आया है 60 आया है। तो 360 डिग्री बटे क्या हो गया 60। अब इसको काट दिए 6 36 तो 6 हो गया। तो इसका मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, पहला ऑप्शन 6 होगी। तो देखिए, इसमें सूत्र भी याद रखना है और इस चीज को भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए, कोई भी रेखा जो होती है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। ये देखिए, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। कोई रेखा, ऐसे कोई भी रेखा आप खींचते हैं तो ऐसे थोड़ी ना बनता, कई सारे पॉइंट्स उसमें होते हैं। यानी एक रेखा में बिंदुओं की संख्या काउंट नहीं कर सकते, असंख्य होती है। जैसे 2 नहीं होगा, एक रेखा में बहुत सारे बिंदु होते हैं, असंख्य, इनफाइनाइट होता है। तो इसमें असंख्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए, एक सूत्र होता है प्रतिशत परिवर्तन का। इसमें 2 चीजें एक साथ ले सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें 3 चीजें हैं, 1 2 3।
तो इसको छोड़ दीजिए, अभी इन दोनों को लेते हैं। तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहां पे देखिए लंबाई 10% घटाएगी, जब भी घटाने का आएगा तो इसको माइनस में ले लीजिएगा, -10। अब बढ़ाने को देगा तो प्लस में ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 10% घटाई गई -10, चौड़ाई भी 20% घटाई गई तो -20 हो गया। ठीक है, तो x -10 हो गया, y -20 हो गया। तो यहां भी वही हो जाएगा, -10 गुणे -20 बटे क्या हो गया 100। 1 0 1 0 2 0 से मतलब 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ क्या हो गया, -30 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये +2, तो -30 में से 2 गया, -28 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो -28 आया फिर से इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और इस बार इसको x मान लेंगे, और ये जो बच रहा है इसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। और फिर उसी सेम प्रोसेस से हम इसी सूत्र के द्वारा लगाएंगे। तो अब x के जगह पे कितना आया अभी, -28, तो इसको -28 कर देंगे। और y को क्या मान लिए, 5। y देखिए बढ़ाया गया तो प्लस में रहेगा, तो प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। यहां भी प्लस हो गया, यहाँ -28 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, +5 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। तो 28 में से 5 गया, माइनस क्या हो गया, 23 हो गया। और प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। 28 बचे कितना हो गया, 140 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। ये -23 हो गया। अब इसको जब हमने भाग दिया तो ये आया -1.4, और अब दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो -24.4। और अंत में हमेशा क्या लगा देते हैं, प्रतिशत। लेकिन यहाँ पे देखिए जो माइनस आया, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस का ये मतलब है, इसको ऐसे लिखते हैं 24.4%, और माइनस का मतलब होता है हानि, मतलब नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया, और माइनस का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। 107 को देखते हैं, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताएं। तो देखिए एक कमरा है जिसका फर्श आयताकार है, और उसमें वर्ग के आकार का क्या लगाना है, टाइल लगाना है। तो आइए देखते हैं। लेकिन कमरा जो है लंबा कितना है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं, दोनों को हम उसमें बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 1500 + 17 यानी 1517 cm। तो पहले चीज इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अब चौड़ा कितना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप क्या करो, सेंटीमीटर में बदल दो। तो मीटर मतलब हो गया 900 + 2, तो ये हो गया 902 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये जो फर्श है ये आयताकार है, इसमें वर्गाकार हमको टाइल बिछाना है। तो अब ये जो वर्ग के आकार का टाइल बिछेगा वो कितना बड़ा से बड़ा होगा, कितना बड़ा से बड़ा होगा। तो बड़ा से बड़ा का मतलब होता है मासा। तो हम क्या करेंगे, 1517 और 902 का मासा निकालेंगे। तो 1517 और 902 का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने पे, मासा जब हम निकालेंगे तो आप निकाल लेना, ये 41 आएगा, 41। मेरे वीडियो में मासा निकालने को मैंने बताया है, तो उसमें देख लीजिएगा। तो 1517 902 का मासा क्या आ गया, 41। अब ये 41 क्या, ये जो टाइल है ये बड़ा सा बड़ा कितना होगा, 41 सेंटीमीटर का बड़ा से बड़ा वर्गाकार टाइल होगा। लेकिन चूंकि ये वर्ग के आकार का है तो इसमें लंबाई भी 41 होगी और चौड़ाई भी क्या होगी, 41 होगी। तो आइए अब हम इसमें इस फर्श पे लगने वाले टाइलों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब उस फर्श के क्षेत्रफल में हम देखेंगे वर्ग का कितना क्षेत्रफल है, एक वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हम देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एक टाइल का क्षेत्रफल, इसका हम कहेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब इसमें मान लीजिए 100 लगती हैं, 500 लगती हैं, 200 लगती हैं, तो यहां हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। यानी पूरे फर्श का क्षेत्रफल बराबर एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल कितना जगह ले रहा है, और एक टाइल तो हमको निकालना नहीं है, हमसे पूछ रहा है कितने टाइल, इस नाते हम यहाँ क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है, फर्श का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी आई है, 1517 लंबाई आया है, और चौड़ाई कितना आया है, 902 आया है। यहाँ n कर देंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 41। 41 लंबाई भी, 41 चौड़ाई भी है, तो 41 गुणे क्या कर देंगे, 41। अब n इक्वल टू क्या करेंगे, 1517 गुणे 902, और ये 41 गुणे 41 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 41 गुणे 41 आ जाएगा।
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 814 आ जाएगा, यानी कुल टाइलों की संख्या 814 लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम कर लेंगे। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं, गुणनफल 25, 53, 167 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का भी मेरा वीडियो है, उसको भी देखिए, बहुत अच्छा है। इकाई अंक में क्या करते हैं, जैसे ये लास्ट जो 3 है, तो अगर हमको कभी भी इसका निकालना है तो लास्ट जो 3 है, 3 पे 167, इसी का हमको निकालना होता है। लास्ट वाले को हम देखते हैं, 3 पे 167। अब ये जो पावर होता है इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 167 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो गया, 4 चौके 16, 0 आ गया, 7 उतर गया, 4 एकम 4, यहाँ क्या आया 3। अब ये जो 3 आया तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 3 तो वैसे ही रहेगा, ये जो शेष आएगा, ये जो शेष 3 आया है, अब 167 की जगह पे ये 3 डाल देते हैं, यानी शेष जो आएगा वो यहां कर देंगे। अब 3 पे 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार गुणा करिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 27 आया। अब 27 का ये जो इकाई अंक, यूनिट डिजिट है आखिरी वाला, यही इकाई अंक होगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, इकाई अंक का, यूनिट डिजिट का, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। 109 देखते हैं, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दें तो वो 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए ऑप्शन से ही करते हैं। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिए। मान लीजिए हमने चौथा ऑप्शन ले लिया 5/8, हमने ले लिया 5/8, ठीक है। तो एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दें, तो 5 का आप 20% जब निकालोगे, 5 का 20% निकाल लो, तो 5 गुणे 20/100, ठीक है। तो अब जब आप निकालोगे तो ऊपर भी 100 आ गया, नीचे भी 100 हो गया, तो 1 आया, यानी 5 का 20% 1, यानी 5 में 1 बढ़ा दें। 5 का 20% 1 आया, 1 हम क्या कर दें, बढ़ा दें। क्या कर रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को बढ़ा दें। अब क्या कह रहा है, हर का 25%, तो 8 का हम 25% निकालते हैं, 25 बटे क्या हो गया 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी 2 आया, तो हर को हम 2 कर दिए, तो 5 एक क्या हो गया 6 और 8 2 क्या हो गया 10। अब हम 2 से काटें तो 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3/5 देखिए आ गया, ठीक है। तो वो भिन्न हमने कौन सा लिया था, हमने 5/8 लिया था, और 5/8 में हमने अंश में 20% बढ़ाया, हर में 25% बढ़ाया, तो 3/5 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आप सब में चेक करके इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। सबसे पहले हम 111 देख लेते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शेष होते हैं। तो ये देखिए, ये प्रिज्म है, प्रिज्म को ध्यान से देखिएगा तो ये आगे का पोर्शन दिख रहा है, ये पीछे का पोर्शन दिख रहा है। तो प्रिज्म में कितने शेष हैं, साफ दिख रहा है, देखिए 1 शेष मतलब टॉप, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये फ्रंट में 3 हो गया, ऐसे बैक में भी 3 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। इसको अच्छे से देखेंगे तो एकदम प्रिज्म दिखेगा। तो कितने शेष होते हैं, 6, 3 आगे 3 क्या हो गया पीछे हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, 110 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, ये देखिए बहुत अच्छा सा सवाल है, और अगर आप देखिए विभाजिता का एक दूसरा सवाल आया है, विभाजिता का वीडियो मेरा जाके आप देखिए तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिए 8 से भाज्य होने वाली संख्या है, तो 8 से कौन सी संख्या कटती है, वो संख्या 8 से कटती है जिसके इधर से अंतिम 3 अंक, इधर से अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। तो आप इसमें से चेक कर लो, जो जो इधर से 3 अंक 8 से कट जा रहा है वही 8 से विभाज्य होगा। तो 5240 में अगर हम 240 को 8 से करें तो 8 3 देखिए 24, ये क्या हो गया कट गया, 0 ये कट गया, यानी ये 8 से कटेगा। इसका आखिरी 3 अंक 220, 220 को अगर हम 8 से करते हैं तो 8 दूनी क्या हो गया 16, 6 0, 8 सते 56, नहीं कटा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इसको ट्राई करते हैं, तो इसका आखिरी 3 अंक इधर से 128 को 8 से भाग दे दो, तो 8 कम 8 हो गया, 4 8 8 6 क्या हो गया 48, ये कट गया, यानी ये भी 8 से कटेगा। इसी तरीके से 124 अगर हम करते हैं तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब पहला और तीसरा, तो कौन सा ऑप्शन है पहला तीसरा, ये दूसरा वाला, तो इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आखिरी 3 अंक कटना चाहिए, तो ये भी हमने समझ लिया।
आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और ये बहुत आ रहा है, तो इसको देखते हैं। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, रुपए 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसको, इस प्रश्न को करने के लिए आप कुछ ना करिए, ऐसे लिखिए 10, फिर लिखिए 6, ऐसे लाइन से लिख लीजिए 10 6 फिर 6 4, ऐसे लिख दीजिए 10 6 6 4। ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल सा एक सूत्र होता है। इसमें क्या करिए आप, ये जो बीच में है, ये दोनों बीच में है, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए 6 गुणे 6, फिर लगा दीजिए माइनस। ये जो दोनों किनारे हैं इनका गुणा कर दीजिए 10 गुणे 4 बटे, और इसी को फिर नीचे भी लिख दीजिए 10 गुणे 4 और 100 का यहाँ गुणा कर दीजिए। अब आइए करते हैं, तो ये सिंपल करते हैं। तो क्या हो गया, 36 हो गया, और 10 का 4 में गुणा 40 हो गया, और अपॉन क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और गुणे क्या हो गया यहाँ पे 100 हो गया। तो इसको सिंपल करते हैं, तो ये हो गया -4/40 इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो एक 0 से एक 0 यहाँ क्या हो गया, कट गया, और 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ क्या आया -10 आया। ठीक है, और जो भी आएगा वो प्रतिशत में होगा, और माइनस का मतलब क्या होता है, हानि। तो यहाँ आप लिखेंगे 10% और माइनस का मतलब हो गया हानि। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा था कि इतने इतने से कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो कितने की होगी, 10% की हानि होगी। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो दिया है 1 ग्राम बराबर कितने किग्रा के होगा। इसमें से देखिए, कंपेयर करिए और बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम और किग्रा में क्या संबंध होता है। तो हम सब लोग जानते हैं 1 केजी बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जैसे चीनी खरीदना है 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो होता है, तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो उल्टा करके पूछा है, तो इसको अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इधर कर दें, तो 1/1000 केजी इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 1 ग्राम आ गया। ठीक है, अगर हम इसको इधर एकदम शिफ्ट कर दें तो यहाँ 1 ग्राम बचा, यानी 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी। तो ये तो पहला ऑप्शन सही हो गया कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी होता है। दूसरी चीज क्या और भी सही है, तो इसको हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, 1/, ये देखिए 1 2 3, तो इसको हम 10 पर 1 2 3 शून्य है, तो इसको हम 10 पे 3 भी लिख सकते हैं केजी। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको हम ऊपर भी लिख दें, ऊपर कर दें। अगर हम इसको ऊपर कर लें तो ये 10 पे -3, ये ऊपर हम जब ले जाएंगे तो 10 पे -3 और केजी हो जाएगा। तो इसका मतलब दो चीज हुआ, 1 ग्राम बराबर ये वाला भी ऑप्शन ए सही हो गया, और दूसरा इसी चीज को हम 10 पे 3 लिख देंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे -3 केजी हो जाएगा, यानी बी भी सही हो गया। तो इसमें क्या क्या सही हो गया, ए सही हो गया, बी सही हो गया, यानी फर्स्ट सही हो गया, बाकी दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, इसी सेम बेस पे अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता है। 0.01 के स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहली चीज कि इसका क्या है, स्क्वायर है, यानी 0.01 स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिख देंगे, तो 0.01। और प्रतिशत में लिखना है, प्रतिशत में कभी भी लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और आंसर को प्रतिशत में लिखते हैं। तो अब देखते हैं क्या आएगा अगर हम इसको सिंपल करते हैं। तो ये तो हो गया 0.01, और देखिए ये जो 2 शून्य है, इस 2 शून्य ने इसके पॉइंट को 1 2 स्थान इधर खींच दिया। मेरा प्रतिशत का देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो 1 2 स्थान खींच दिया, तो ये बचा 1, और 100 का जब गुणा हुआ तो प्रतिशत लगाएंगे, तो इसमें जब 1 का गुणा हुआ तो वही रहेगा, यानी 0.01 ये प्रतिशत हो गया। तो इसमें ए वाला क्या हो गया, सही हो गया। अब इस चीज को भी क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज को अगर और आप सिंपल करिए तो 1/1 2, तो ऐसे डबल 0 भी लिख के लिख सकते हैं। प्रतिशत का मेरा वीडियो देखिए, बहुत समझ में आएगा। तो इसका मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं और डी वाला भी लिख सकते हैं, यानी कौन सा सही है, ए और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत क्रमों का अंतर क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है x और y है, ठीक है। तो x और y का अंतर मतलब घटाना, ठीक है। अंतर और गुणनफल, तो पहले अंतर किए और यहाँ गुणनफल मतलब गुणा किए। तो अंतर क्या है, 5 है, अंतर क्या है 5 है, और गुणनफल क्या है 36 है, ठीक है ना।
तो उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए अंतर 5 है, गुणनफल 36 है। तो आप क्या कर लो, इसको यहाँ पर इक्वल लगा लो और इसको अपान कर दो, इसको अपान कर दो, ठीक है। अब इसको आप सिंपल करो तो x, ये जो x y है दोनों के लिए अलग अलग भाग जाएगा। तो x अपॉन एक्स वाई, इसके लिए अलग से इसका भाग जाएगा और इसके लिए इसका अलग से भाग जाएगा। और ये 5 बटे क्या आ गया, 36 आ गया। x ने x को काट दिया, y ने y को काट दिया। तो यहाँ क्या आया, 1 अपान वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5/36, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा था कि उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर। तो देखिए x का व्युत्क्रम 1 अपान एक्स और y का व्युत्क्रम 1 अपान वाई, और दोनों का अंतर कितना आ गया, 5/36। अब चाहे y आगे रहे x आगे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x और y का व्युत्क्रम 1 अपान एक्स 1 अपान वाई का अंतर मतलब घटाना कितना आ गया, 5/36। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके के कभी भी प्रश्न आएंगे तो इस तरीके से आप कर लेना इस चीज को, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि a प्लस बी बाई सी इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू सी प्लस ए बाई बी बराबर k हो तो k का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जितने ऊपर वाले हैं इसको जोड़ लीजिए, इसमें जो नीचे वाले हैं सबको जोड़ लीजिए और आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस बी में ये जोड़ दीजिए प्लस b प्लस सी, और इसमें ये जोड़ दीजिए प्लस c प्लस a। यही काम नीचे भी करिए, c प्लस a प्लस b और पूरे के बराबर k। अब देखिए a एक बार तो क्या हो गया 2a, ऐसे b भी क्या हो गया 2b, ऐसे c भी क्या हो गया 2c, और ये भी क्या है a प्लस b प्लस क्या हो गया c बराबर क्या हो गया k हो गया। तो अब यहां से k बराबर आया क्या, ये देखिए दो सब में क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस c हो गया। अगर 2 कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस c, और नीचे भी क्या है a प्लस b प्लस क्या है c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c से क्या हो गया, कट गया। तो k बराबर क्या बचा, 2 बचा। तो आंसर क्या आ गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला बहुत अच्छा सा प्रश्न है, निम्न में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जबकि भुजा की माप इतनी 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 है। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजा चाहिए, तो 3 भुजा के लिए 3 माप चाहिए। यहाँ 4 माप दिया है, कह रहा है कि 3 माप हो, यानी 4 माप में से 3 माप लेके कितने त्रिभुज बनाएंगे। तो 4 हो चाहे 10 हो, कितने भी हो, अगर 3 माप लेंगे तो 3 माप से हम त्रिभुज ही तो बनाएंगे। जैसे त्रिभुज हम बनाते हैं तो ये जैसे हो गया 1.2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर, ये 5.9 सेंटीमीटर। तो कितने भी हो, अगर 3 हम लेंगे तो 3 से एक ही त्रिभुज तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक त्रिभुज बनेगा। नंबर 118 लेते हैं, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें विकल्प से करेंगे, और इसमें पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने विकल्प ले लिया, थर्ड वाला 4/9 ले लिया, ठीक है। कह रहा है हर अंश के दुगने से एक अधिक है। तो ये देखिए अंश क्या है, 4 का अगर हम दूना करें और एक अधिक करें तो देखिए क्या आता है 9। तो बात सही एकदम हो गई कि हर जो है यानी 9 जो है कैसे बना, अंश के दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब 4/9 में पहला वाला पार्ट क्या हो गया, पास हो गया। वैसे इन दोनों ऑप्शन में भी ये चीजें हो रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला अगर इन चारों ऑप्शन में मतलब पहले दूसरे तीसरे में, ये तो एकदम कट हो गया। इसमें पहला वाला तीनों पास हो रहा है, लेकिन ये वाला भी अगर इन तीनों में पास हो जाए तो वही विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए अंश में 2 जोड़ने पर, तो 4/9 को हम फिर लेते हैं। तो अंश में अगर हम 2 जोड़ दें, ठीक है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, तो 4 में हमने जोड़ा, अंश में 2 जोड़ दिया और हर में क्या कर दिया 3 घटा दिया। तो ये 4 2 क्या हो गया 6, ये 9 में से 3 गया 6, कट गया तो क्या आया 1। तो क्या करा था, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, तो ये 4/9 में दोनों कंडीशन लगा, पहला भी दूसरा भी। और पहला कंडीशन तो इन तीनों में लगा था, लेकिन दूसरा वाला जो कंडीशन था बाकी सब में नहीं लगा, इस नाते 4/9 क्या हो गया, सही हो गया। तो इसको विकल्प से आप कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का है, उसका मेरा वीडियो जाके देखिए और उसको मैंने बताया है। आइए इसको हम लगा देते हैं। जैसे देखिए ये है -9, ये हो गया माइनस हो गया, ये मझला ब्रैकेट -8 + 24
भागा 13 माइनस 7, ये बार हो गया ये। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न में क्या करते हैं, पहले बार को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -9 माइनस 8 हो गया प्लस 24 भागा। ठीक है, ये बी बॉड मास में पहले विनकुलम बार को करते हैं। तो ये 13 में से 7 गया, क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए इसमें सबसे पहले, अब जब ये हो गया तो भाग को सॉल्व करेंगे, तो -9 बॉड मास लगाएंगे तो -8 हो गया प्लस 24 में 6 का भाग देंगे, 24 बटे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 24 को 6 से 4 हो गया। तो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं, केवल करली ब्रैकेट हम क्या कर दिए, लगा दिए। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया -9 हो गया, ये -8, ये -8 है, ये प्लस क्या है, 4 है। तो इसको अगर हम सॉल्व किए तो ये देखिए -9 है, ये माइनस है, और 8 में से 4 गया तो क्या हो गया, 4, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब ये जब टूटेगा ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -9 था, ये -9 था, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो +4 हो गया। तो -9 में से 4 गया तो माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। बड़ी आसानी से मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो -5 यानी चौथा विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि मासा A और 8 का 4 हो और लासा A 8 का 24 हो तो A क्या होगा। तो देखिए इस पर भी दूसरा क्वेश्चन आ गया है। पहली संख्या, ये सूत्र अभी हमने जिक्र भी किया था मासा लासा में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का मासा और गुणे क्या होता है, लासा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो A 8, पहली संख्या A हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, और इनका मासा A 8 का मासा क्या दे रहा है, 4, तो मासा की जगह 4 लिख दिए। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, इनका मासा 4 और लासा क्या है, 24। ठीक है, और पहली संख्या दूसरी संख्या A 8 था। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, A हो गया, यहां से 8 ने क्या किया, 24 को काट दिया, तो 8 3 क्या हो गया, 24, और 4 3 क्या हो गया, 12। तो ये चौथा ऑप्शन। इस तरीके से देखिए 30 क्वेश्चन को मैंने कर दिया, और आप भी खूब करिए, खूब लगाइए, खूब समझ में आएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष कुमार त्रिपाठी।